हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी चैप्टर 2, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन सकते थे आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। यानी जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ थ्योरी कंप्लीट कर लें। सबसे पहले थ्योरी वाला वीडियो आप देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करें। नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको रटना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको समझना और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? एक वर्ड आया ताशकंद। ये ताशकंद क्या है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह का नाम है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह का नाम है। उज्बेकिस्तान क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब का मतलब एक तरह से उत्तरी और पश्चिमी देश है। उत्तरी और पश्चिमी देश है, जहाँ एक देश का जहाँ वह उसी में एक देश के यहाँ उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान में एक जगह का नाम है ताशकंद। अब ताशकंद क्या है कि ताशकंद में एक 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। किस किस के बीच समझौता हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ, और ये समझौता में ये डील किया गया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मामला को शांति वार्ता द्वारा सुलझाएगा, यानी बैठ करके सुलझाएगा, ना कि इसमें शक्ति का प्रयोग करेगा, ना कि इसमें सैनिक का प्रयोग करेगा। मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता में कि कश्मीर का मामला को सुलझाया जाएगा, सैनिक के मामले से नहीं, सैनिक का यानी शक्ति का प्रयोग करके नहीं, सैनिक का उपयोग करके नहीं, बल्कि बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा कश्मीर का मामला को। यानी 1966 में जो समझौता हुआ ताशकंद में, यही डील किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, यही डील हुआ ताशकंद में, जिसके कारण ये समझौता हुआ कहाँ? ताशकंद में, जिसके कारण ये समझौता का नाम पड़ गया ताशकंद। और ये जगह कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो लेकिन यहाँ आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1966 और चौथा है 1967। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1966। यानी ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 को हुआ, और ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, और उज्बेकिस्तान 1966 में यूएसएसआर के अंडर में था, यानी सोवियत संघ के अंडर में था। यूएसएसआर उस टाइम तो अपने अस्तित्व में था, लेकिन यूएसएसआर का जो बिखराव हुआ वो हुआ कब? 1991 को। वो हुआ 1991 को बिखराव हुआ यूएसएसआर का, लेकिन 1966 में तो वो अपना अस्तित्व में था। लेकिन उज्बेकिस्तान उस टाइम किसके अंडर में था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के अंडर में था। चलिए बहुत हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? अभी अभी आपको मैंने बताया कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है भारत चीन, दूसरा है भारत पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान और चौथा है भारत नेपाल। या अभी अभी आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, या आपको आंसर जो आएगा, ये इसका जो आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक लगाना क्या है? भारत और पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है लिथुआनिया, दूसरा है एस्टोनिया, तीसरा है लताविया और चौथा है इनमें सभी। चौथा है क्या है? इनमें सभी। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें सभी बाल्टिक गणराज्य थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें सभी, यानी तीनों के तीनों बाल्टिक गणराज्य थे। तीनों तो ये तीनों क्या थे? बाल्टिक गणराज्य थे। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, सब के सब क्या थे? बाल्टिक गणराज्य थे। यानी इनमें सभी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें सभी। और बाल्टिक गणराज्य प्रथम युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी साम्राज्यवादी से अलग हो गया। मतलब रूस से अलग होकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाल्टिक गणराज्य ने सबको अपने आप को मतलब रूसी साम्राज्य से अलग करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? ये सब मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। थ्योरी में अगर आप थ्योरी नहीं कंप्लीट करते हैं फिर यहाँ मेरे साथ आप रटिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ की बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति को भी कब हुआ? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1916, दूसरा है 1917, तीसरा है 1918, चौथा है 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1917। यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुआ वो कब हुआ? 1917 को हुआ। और ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना।
थोड़ी मैं तो कंप्लीट करा चुका हूँ सब। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और बोल्शेविक क्रांति के कारण वहाँ क्या हुआ था, जारशाही शासन का अंत हो गया था। ठीक है, रूस में बोल्शेविक क्रांति एक इतना बड़ा, सबसे बड़ा क्रांति था जो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव लाया था। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 1917 में। आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। कौन सा, 1917 में, ये नहीं कि 1916, 18, 19 जोशों में लगा करके आ गए। जो करेक्ट है उसमें लगाना है, टिक लगाना है, आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, 1917 में। ठीक है, इसी तरह है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1917, दूसरा है 1918, तीसरा है 1926 और चौथा है 1931। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1917, यानी 1917 ही में ही रूस में जारशाही शासन का अंत हुआ। 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति आई। वहाँ की बोल्शेविक पार्टी, एक पार्टी का नाम क्या है, बोल्शेविक पार्टी है, जिसका नाम है बोल्शेविक पार्टी। उन्होंने ही बोल्शेविक क्रांति लाई 1917 में। और वो बोल्शेविक क्रांति जो लाई 1917 में, वो किसके खिलाफ लाई, जारशाही शासन के खिलाफ लाई थी। और जारशाही शासन मतलब 1917 में इस क्रांति के कारण मतलब जो वहाँ का शासन खत्म हो गया, यानी जारशाही की, जार का जो स्वेच्छाचारी शासन था, वो अपने इच्छा के अनुसार जो शासन कर रहा था, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। कब अंत हुआ, यहाँ आपको ऑप्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। पहला है 1917, दूसरा है 1918, चौथा है 1926 और चौथा है ये सॉरी तीसरा है 1926 और चौथा है 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 1917। 1917 में रूस में क्या हो गया, जारशाही शासन का अंत हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि रूस में जार के शासन के समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी। रूस में जार के शासन के समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है साम्यवादी दल, दूसरा है लोकतांत्रिक दल, तीसरा है रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो इसका आपका होगा वो होगा रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। यानी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल जो है रूस में जार शासन के अंत यानी जार शासन के समाप्ति के बाद अपनी सरकार बनाई थी। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली के सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। किसको सबसे अधिक महत्व मिला, यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है राज्य और साम्यवादी पार्टी के संस्था को, दूसरा है उद्योगों को, तीसरा है युद्ध को और चौथा है उपयुक्त सभी को। उपयुक्त सभी को, यहाँ आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ आपको क्या कन्फ्यूज हो जाए कि सोवियत संघ प्रणाली को एक भूत सवार था युद्ध लड़ने का। ठीक है, यानी अमेरिका से उसको युद्ध लड़ने का एक भूत सवार था। ठीक है, उद्योगों को यहाँ तो नहीं होगा, उपयुक्त में से सभी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ डी लगा देंगे, उपयुक्त में से सभी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। यानी सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने क्या किया, किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया, किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया, राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू लगातार बढ़ते रहेंगे। यहाँ 8 नंबर में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, बाद में बता दूंगा। ये थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। 9वां देखिए, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, देखिए राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। सभी गणराज्य की स्थिति का एक कमान, परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं, उपयुक्त सभी। देखिए सोचिए अब थोड़ा सा, आंसर कौन सा होगा इसका। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं ये सारे तीनों विशेषताएं थे इनके। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं थे। सभी गणराज्य की स्थिति एक समान थी। ठीक है, और परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, मतलब संयुक्त नियंत्रण था सबका, एक मतलब एक ही हाथ में नियंत्रण था। ये नहीं कि एक कोई मतलब बाहर है कोई अंदर है। ठीक है, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते थे। इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता है, यह आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप जवाब दे सकते हैं आराम से। ठीक है, हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 10वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, दूसरा है बोरिस येल्त्सिन, चौथा है ब्रेजनेव और तीसरा है ब्रेजनेव और चौथा है क्या, खुश्चेव। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप चूज़ कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ आपको थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ। यहाँ अगर आपका लेट हो रहा
आंसर चूज़ करने में तो आपकी कमी है, आप थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, आप या फिर थ्योरी कंप्लीट की है या फिर वीडियो देख करके छोड़ दी है, नोट नहीं बनाए, तो इसी यही आपकी कमजोरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में क्या की, सुधारों की शुरुआत की थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। आपको क्वेश्चन आएगा कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, चाहे आपको सब्जेक्टिव में आए ऑब्जेक्टिव में आए, आपको आंसर क्या याद रखना है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्य की संख्या कितनी है मतलब इनके सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी जब स्थापना किया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया गया था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है 49, दूसरा है 47, तीसरा है आपका 25 और चौथा है 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25, यानी 25 सदस्य थे। यानी 25 सदस्य कब थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनकी सदस्य की संख्या कितनी थी, 25। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 25। अगर आपको ऑप्शन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो आप कौन सा टिक लगाएंगे, 25। और गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपका आंसर क्या हो गया, 25। ठीक है। और गुटनिरपेक्ष का जो स्थापना किया गया था वो 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, इंडोनेशिया में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया में। स्थापना कब, 1961 में। किसकी स्थापना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ते 12वां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यह है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवसाय की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में किस दशक में आया। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1970 के दशक में, दूसरा है 1980 के दशक में, तीसरा है 1990 के दशक में और चौथा है 2000 के दशक में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी 1970 के दशक में। 1970 के दशक में क्या हुआ कि 1970 के दशक में क्या हुआ था कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया, 1970 के दशक में आया था। आपका आंसर क्या हो गया, राइट, 1970 के दशक में आया था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 13वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यह है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ आपके देखिए कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है सोवियत संघ के राष्ट्रपति, दूसरा है अमेरिका के, तीसरा है फ्रांस के या फिर युगोस्लाविया के। किसका आंसर होगा, इसका यहाँ करेक्ट है जो आंसर होगा चूज कीजिए आप। यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहा है, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या फिर युगोस्लाविया। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिला, आप करेक्ट आंसर चूज कीजिए। सबसे यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ब्रेजनेव एक आदमी का नाम है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आपका आंसर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट कौन सा आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 14 सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, 14वां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। आपका क्वेश्चन क्या है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है सोवियत संघ, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है पश्चिमी जर्मनी और चौथा है फ्रांस। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन मिल रहा है आपको। 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर चूज कीजिए। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा, आप सोचते रहिएगा। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ क्या है, वारसा संधि क्या थी कि सोवियत संघ का एक सैनिक गुट था। सैनिक गुट, जब सोवियत संघ का जो एक गुट था सैनिक का, उसका नाम क्या था, वारसा संधि। वारसा संधि किस देश की सैनिक गुट था, सोवियत संघ का, ना कि अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस का। नहीं तो फिर अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस से लगा के आ जाइएगा, हो जाएगा गलत। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सोवियत संघ का, यानी वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था, सोवियत संघ का सैनिक गुट था। इसी तरह हम आगे बढ़ते 15वां सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। ये बताने का भी जरूरत नहीं है, मैं इस थ्योरी में बहुत बार इसको चिल्ला के पढ़ाया गया है। ठीक है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था,
आपका ऑप्शन है 1960, 1961 में, या फिर 1962 में, या फिर 1963 में। 1963 में, 1962 में, 1961 में, या फिर 1960 में। आप करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है हमको। क्या हम पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आता है, नहीं आता है, इससे हमको कुछ पता नहीं चलता। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। लाइक नहीं आता, कमेंट तो दूर की बात, लाइक तक नहीं करते आप लोग। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट से करें, और चैनल को आगे लेकर के जाएँ। इस चैनल को आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी, सिर्फ आप धैर्य बना के रखें। और ये चैनल जो है आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी, सिर्फ आप धैर्य बना करके देखिए। आपका क्वेश्चन क्या है कि क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1962 में। और 1962 में कौन सा संकट आया? क्यूबा संकट। कब? 1962 में। क्यूबा संकट 1962 में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ? 1962 के वर्ष में उत्पन्न हुआ। 1962 में कौन सा संकट? क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये भी बताने की बात है। इसको थ्योरी में चिल्ला के मैं पढ़ाया हूँ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? यूएसएसआर सोवियत संघ कब बिखर गया? यह ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1990 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1999 में, चौथा है 2006 में। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप चूज़ कीजिए। ये भी बताने का जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी हल्का सा भी कंप्लीट किए हैं, या तो अगर हल्का सा भी आप थ्योरी कंप्लीट किए हैं तो ये आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1990 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1992 में, या फिर 2006 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1991, यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। यूएसएसआर कब बिखर गया? यूएसएसआर, हम कभी यूएसआर बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका जो पूरा नाम है यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ था इसका विघटन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 17वां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? आप देखिए, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है बोल्शेविक क्रांति, दूसरा है गौरवपूर्ण क्रांति, तीसरा है मजदूर क्रांति, और चौथा है खूनी क्रांति। भाई खूनी क्रांति, डर सा लग रहा। खूनी क्रांति यहाँ भी है, ठीक है। आप सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? आप 4 ऑप्शन है, आप चूज कीजिए। अगर आप थ्योरी कंप्लीट किए हैं तो आपका मन में आंसर घूमता होगा, ठीक है, लेकिन यह 4 ऑप्शन है, आपको आंसर को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोल्शेविक क्रांति, गौरव क्रांति, मजदूर क्रांति, खूनी क्रांति। कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द राइट आंसर, यानी बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। ये मतलब थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। जो अगर थ्योरी कंप्लीट किए हैं तो उसको तो पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा कि भाई ये आंसर होगा, उसको फटाफट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि 18वां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, 18वां सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? भाई पद से इस्तीफा, यानी त्यागपत्र कब दिया था उन्होंने? गोर्बाचेव ने, सोवियत राष्ट्रपति, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, सोवियत के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया, यानी रिजाइनेशन दिया, पद को छोड़ा, पद से इस्तीफा दिया, और शासन करने का मन नहीं किया, या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, कब उसका मतलब इस्तीफा दिया था, ठीक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। कितना ऑप्शन मिला? 4 ऑप्शन। यहाँ देखिए, दिसंबर 1991, दूसरा है जनवरी 1990, तीसरा है जून 1989, या फिर मार्च 1988। जल्दी बताइए, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक है। कमेंट में बहुत सारा आप लोग कमेंट नहीं करते, फिर बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए यार। कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि हम क्या सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। क्या आपको अगर कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप लोग वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि लाइक नहीं करते। लाइक भी कीजिए कभी कभी, लाइक करने में आप लोगों को क्या जाता है। यहाँ देखिए आपका क्या है कि ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है। दिसंबर 1991 में छोड़ा था, या फिर जनवरी 1990 में, या फिर जून 1989 में, या फिर मार्च 1988 को। जल्दी करेक्ट आंसर बताइए आप, जल्दी इसका करेक्ट आंसर आप दिमाग में सेट कर लिए, क्या आपका आंसर है, डिसाइड कर लिए पूरा, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दिसंबर 1991 को, यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने जो अपना पद छोड़ा था, सोवियत राष्ट्रपति का पद जो छोड़ा था, सोवियत के राष्ट्रपति का जो पद होता है, मिखाइल गोर्बाचेव ने छोड़ा था, वो कब छोड़ा था? दिसंबर 1991 को छोड़ा था, दिसंबर 1991 को छोड़ा था। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाएंगे ही, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, जो पढ़ाते हैं वही पूछे जाएंगे। आप लोग विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाइए। जितने भी एप्लीकेशन पर वीडियो डाले जा रहे हैं हर
दिन प्रत्येक दिन सब वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 19वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आप 4 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ केबीसी की तरह आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला है बोरिस येल्त्सिन, चौथा है मिखाइल गोर्बाचेव, दूसरा है खुश्चेव और चौथा है ब्रेजनेव। 19वां क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, लास्ट एकदम अंतिम राष्ट्रपति कौन थे बताइए? बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, खुश्चेव या फिर ब्रेजनेव। यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर तो बहुत सारे बच्चे सोच लिए होंगे कि करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन करेक्ट आंसर बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं। अफसोस की बात की उसका थ्योरी कंप्लीट नहीं है। मैं क्या करूँ, आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, वीडियो देखिए, आप लिंक आप जाइए चैनल में ही विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आपको ही फटाफट इसका आंसर आता होगा, आएगा और मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो आप ऐसे रटिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कितना बार बोलेंगे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है बोरिस येल्त्सिन, दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, तीसरा है खुश्चेव और चौथा है ब्रेजनेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। यानी मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? यानी अंतिम राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ का कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। यानी मिखाइल गोर्बाचेव जी तो वो अंतिम राष्ट्रपति। आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन है, वहाँ जाके भूल गए। नहीं, आपको याद रखना है कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा लगाना है? बी विल बी द राइट आंसर। बी को रट के नहीं जाइएगा, आप नाम रट के जाइए। ये नहीं कि वह सर बी बताए थे तो हम बी लगा दिए, बी में पता चला हुआ दूसरे का नाम दे दिया है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 20वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? अब मिखाइल गोर्बाचेव तो राष्ट्रपति बने थे, वो तो पद छोड़ दिए 1900 कब को, वो मतलब पद तो छोड़ दिए दिसंबर 1991 को, ठीक है। लेकिन वो कब बने थे, राष्ट्रपति कब बने थे? यहाँ आपका क्वेश्चन क्या करा? मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1985, दूसरा है 1991 में और तीसरा है 1992 में और चौथा है 1994 में। यहाँ आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? चूज़ कीजिए, थोड़ा सा चूज़ करके आप माइंड में सेट कीजिए। 2-4 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। अगर चूज़ कीजिएगा, आप अगर आप इसके बीच में अगर अपना कॉन्फिडेंट बना लेते कि नहीं यही आंसर होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अच्छे से याद रहेगा और अच्छा ही है, मतलब थ्योरी कंप्लीट है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि मेरा थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है। और यह है कि मतलब जो लोग थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको थोड़ा सा तो लगेगा हिचकिचाहट की नहीं, ये नहीं कि ये होगा कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, कभी वो ए से बी में आएगा, कभी बी से सी में जाएगा, मतलब एक दूसरे मतलब भागते रहेगा उसका, मतलब वो कभी सही आंसर का डिसाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? यहाँ आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1992 में, चौथा है 1994 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1985 में, यानी ए विल बी द राइट आंसर। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचेव कब बने? 1985 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1985, ना कि वहाँ ए लगा दीजिएगा, वहाँ जाकर के सर ए बताए थे ए लगा दीजिएगा, पता चला ए में दूसरा चीज़ है, 2000 कुछ है समथिंग, ए में कुछ है। लेकिन आपको क्या याद करके जाना है कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की दीवार के बारे में पूरा तरह से बताया गया है थ्योरी में, ठीक है। आपको पूरा तरह से कंप्लीट कराया गया है थ्योरी बर्लिन की दीवार के बारे में। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण? पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है 1961, दूसरा है 1965, तीसरा है 1970 और चौथा है 1975। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? उसका करेक्ट आंसर सोचिए, थोड़ा सा 2-4 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि आप 2-4 सेकंड में अगर अपना कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, अगर आपका आंसर सही निकल रहा है तो आप ये समझिए कि मेरा थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा 1965, तीसरा है 1970 और चौथा है 1975। अगर आपको हम बताते जाए कि ऑप्शन ए इतना करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ऐसे बताते जाएंगे तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, टाइम दिया जा रहा है आपको, कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1961, यानी 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 22वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यह है कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन की दीवार प्रतीक है, सूचक है, यानी एक तरह से प्रतीक है, चिन्ह है। बर्लिन की दीवार प्रतीक है, किसका चिन्ह है भाई? देखिए
सबसे पहला नंबर ऑप्शन है आपका क्या कि शांति का चिन्ह है, शांति का चिन्ह है बर्लिन की दीवार, या फिर विकास का चिन्ह है, या फिर उग्रता का चिन्ह है, या फिर सहयोग का चिन्ह है। उग्रता का चिन्ह का मतलब एक तरह से नफरत, ठीक है। शांति का, विकास का, उग्रता का, या फिर सहयोग का। बर्लिन की दीवार का प्रतीक, बर्लिन की दीवार प्रतीक है, किसका प्रतीक है? यहाँ आपको चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शांति का, विकास का, उग्रता का, या फिर सहयोग का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी उग्रता का। यानी बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? उग्रता का प्रतीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा फटाफट जितना जल्दी हो सके मैं क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ सबसे पहला, यहाँ जो सबसे लास्ट, सॉरी तीसवां जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, तीसवां सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? ये मैं थ्योरी का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा है 150 किलोमीटर, तीसरा है 200 किलोमीटर, चौथा है 210 किलोमीटर। बताइए जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सोचेंगे, अगर तुरंत हम आंसर बता देंगे तो आप लोग को भी मतलब क्वेश्चन पर फोकस नहीं कीजिएगा। जब क्वेश्चन पर फोकस नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में जो सो टिक लगा के आ जाइएगा, गलत सलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि सर क्या पढ़ाया था, जहाँ नंबर आया भी नहीं किया। यहाँ देखिए आप, सबसे पहला यह क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार कितना लंबा था, कितनी लंबाई थी, लंबाई इसका कितना था, ठीक है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? यहाँ आपको ऑप्शन क्या मिला है? 100 किलोमीटर, दूसरा है 150 किलोमीटर, और तीसरा है क्या? 200 किलोमीटर, और चौथा क्या है? 210 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी 150 किलोमीटर। मैंने आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट कराया है इसको, ठीक है। बर्लिन की दीवार की लंबाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया आप लोगों की, बर्लिन की दीवार की लंबाई इतना है, 150 किलोमीटर। इसी तरह हम 24वां क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 24वां क्वेश्चन ये है कि पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीति थी? पेरेस्त्राइका, यहाँ थोड़ा सा पढ़िए, यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में अटक जाएंगे आप लोग। क्या? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? पहला जो ऑप्शन है जर्मनी दिया गया है, दूसरा जापान दिया गया है, तीसरा सोवियत संघ दिया गया है, और चौथा जो है वो ब्रिटेन का दिया गया है, ब्रिटेन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप सही आंसर चूज कीजिए, सही आंसर आपका कौन सा होगा? पहला जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, या फिर ब्रिटेन। जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, या फिर ब्रिटेन। आप थोड़ा सा सोचिए, सोचने का आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप सोच करके, आप तुरंत अगर सोच करके, अगर आपको टाइम देने के बावजूद अगर आंसर का डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ये आंसर होगा, तो ये समझ जाइए कि आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है, आप कुछ याद नहीं किया है, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है कि पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? है नहीं थी, नीतियाँ थी। या पहला ऑप्शन जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ की नीतियाँ थी। सोवियत संघ की क्या थी? नीतियाँ थी। पेरेस्त्राइका और ग्लासनोस्त क्या थी? सोवियत संघ की नीतियाँ थी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं ना। पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? ये नहीं कि जर्मनी का बता दिया, जापान का बता दिया, नहीं। अब याद करके जाइएगा, सोवियत संघ का इसकी ये नीतियाँ थी, ठीक है। पेरेस्त्राइका और ग्लासनोस्त, ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ते 25वां जो क्वेश्चन है, 25वां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? भाई सिद्धांत तो था, इसका तो कोई प्रतिपादक किया था, इसका कोई तो अगुवाई किया था। ये सिद्धांतों को कौन लाया था? इसका जो कोई प्रतिपादक होगा, एक तरह से इसका अगुवाई करने वाला होगा, कौन लाया था, इसका अगुवाई कौन किया था, या फिर प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत के यहाँ आपको चार ऑप्शन मिला। पहला है लेनिन, दूसरा है ब्रेजनेव, तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, और चौथा है मोलोतोव। यहाँ मोलोतोव, चौथा क्या है? मोलोतोव। यहाँ चार ऑप्शन मिल रहा है आपको, चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला क्या है? लेनिन, दूसरा है ब्रेजनेव, तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, चौथा है मोलोतोव। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत सारे ऑप्शन के मतलब आंसर है, यानी बहुत आप सोच सकते हैं बहुत बड़े आदमी थे रसिया के। पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, ना कि लेनिन, ब्रेजनेव, या फिर मोलोतोव। ये नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आपका आंसर कौन सा होगा? सी, यानी सी विल बी द राइट आंसर, मिखाइल विल बी द राइट आंसर, ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन है कि पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अब देखिए, पेरेस्त्राइका नामक एक पुस्तक है, पेरेस्त्राइका नाम का एक पुस्तक है, लेकिन उसकी रचना किसने की थी? ऐसे थोड़ा ना पुस्तक मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उसको कोई रचना करता तभी ना आता है, उसका कोई लेखक होता है, उसका राइटर होता है, तभी ना आता है। कि इसी तरह की पेरेस्त्राइका नामक का एक पुस्तक है, लेकिन उसकी रचना किसने की थी वो आपको बताना है। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिलना है। पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, दूसरा है कोसिजिन, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, और चौथा है पुतिन।
व्लादिमीर पुतिन का याद आ गया, यानी प्रेजेंट में रसिया के प्रेसिडेंट, प्रेजेंट में रसिया के यानी रसिया के रूस के राष्ट्रपति। अब यह करेक्ट आंसर आप चूज कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? करेक्ट आंसर जल्दी चूज कीजिए, फटाफट सोचिए थोड़ा सा। मिखाइल गोर्बाचेव होंगे, या फिर कोसिजिन होंगे, लाल बहादुर शास्त्री होंगे, या फिर पुतिन होंगे? पुतिन होंगे। पुतिन साहब अभी राष्ट्रपति की गद्दी में बैठे हुए हैं रूस के, ठीक है। इसी तरह आपका 26वां जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर बताइए। पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, कोसिजिन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पुतिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी मिखाइल गोर्बाचेव। पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने किसकी रचना की थी? पेरेस्त्राइका नामक की पुस्तक की रचना की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। आपका आंसर जो होगा वो होगा ए विल बी द राइट आंसर। ये नहीं कि आप किसी दूसरे में लगा करके आ गए, सी में लगा करके आए, सी में पता चला दूसरे का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। यहाँ मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनने में अच्छे लग रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा, लिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक बात को बार बार रिपीट करने से किसी का बार बार एक बात को रिपीट करने से सुनने वालों को ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो गया? मिखाइल गोर्बाचेव। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। केजीबी क्या थी? केजीबी क्या थी? अब केजीबी क्या थी? यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है साम्यवादी गुप्तचर संगठन, दूसरा है बाल्टिक गणराज्यों का गुप्तचर संगठन, तीसरा है सोवियत संघ का सैन्य एजेंसी और चौथा है सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संगठन। सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संगठन। यहाँ आप 4 ऑप्शन मिल रहा है। आप जो पढ़ेंगे वही तो डिसीजन लेंगे ना, जो पढ़िए हैं, जो थ्योरी कंप्लीट की है वही तो डिसीजन ले पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट कौन सा आंसर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है साम्यवादी गुप्तचर संगठन, दूसरा है बाल्टिक गणराज्यों का गुप्तचर संगठन, तीसरा है सोवियत संघ का सैन्य एजेंसी और चौथा है सोवियत संघ का स्थानीय जनजातियों का संगठन। देखिए, केजीबी जो इसका जो स्थापना हुआ था, मतलब केजीबी क्या है कि वहाँ की भाषा की, रसिया की भाषा की एक वर्ड का, शब्द का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और संक्षिप्त रूप है केजीबी, मतलब इसको सुधारने के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ था। उसी को मतलब वो कौन से संगठन थे उसके, मतलब इसके केजीबी के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं, या उसी क्वेश्चन को यहाँ इस रूप में पूछा है कि केजीबी क्या थी। या पहला ऑप्शन है साम्यवादी गुप्तचर संगठन, या 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए, चूज करके थोड़ा सा सोचिए। अगर थ्योरी कंप्लीट है थोड़ा सोचिए, अगर टाइम दे रहे हैं आपको 2-4 सेकंड का। देखिए, केजीबी क्या थी, आप सोच लिए, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। साम्यवादी गुप्तचर संगठन। केजीबी क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। अब राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल जो है एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1931 को। 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको राष्ट्रकुल भी कहते हैं, राष्ट्रमंडल को राष्ट्रकुल भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1931 को हुई थी। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप राष्ट्रमंडल समझ में नहीं आता होगा कि राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1931 को। 1931 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, ठीक। और इसकी स्थापना हुई थी इस मकसद से कि विश्व में लोकतंत्र और साक्षरता, लोकतंत्र साक्षरता, विश्व शांति और कुशासन, यानी एक तरह से विश्व को अच्छे समाज की ओर अग्रसर करना है। यानी विश्व में अच्छे लोकतंत्र लाना, अच्छे प्रशासन लाना, अच्छे मतलब एक तरह से साक्षरता दर लाना, इसकी या मतलब राष्ट्रकुल या फिर राष्ट्रमंडल की एक तरह के मुख्य ये थी, मकसद था उसका, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में, स्थापना 1931 में। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है बोरिस येल्त्सिन, दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, चौथा है बुखारिन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सोचिए थोड़ा सा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इज द राइट आंसर। बोरिस येल्त्सिन यानी ए विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बोरिस येल्त्सिन ने निभाई थी। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी, आपको ऐसे भी पूछ दिया या फिर सब्जेक्टिव भी पूछ दिया कि
अब आप आंसर दे सकते हैं ना कि बोरिस येल्तसिन की मुख्य भूमिका थी राष्ट्रमंडल की स्थापना में। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 29वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यह है कि विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं। विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं। विश्व राजनीति सेकेंड वर्ल्ड, यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है अमेरिकी देश, दूसरा है एशियाई देश, और चौथा है सोवियत संघ के देश, और चौथा है लैटिन अमेरिकी देश। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आंसर सोचिए, लेकिन फटाक से अगर आपको आंसर बता देंगे तो फिर आप स्किप करके चले जाइएगा, आगे जाइएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिए कि इसका अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। विश्व की राजनीति में ये मतलब बहुत बार बार पढ़ाया गया है, बार बार बोला गया है कि दुनिया की मतलब दूसरी दुनिया किसको कहा गया है, दूसरी दुनिया किसको कहा गया है। बार बार कहा गया है कि दूसरी दुनिया जो कहा गया है वो यूएसएसआर यानी यूएसएसआर सोवियत संघ को कहा जाता था, दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए यूएसएसआर दिया हुआ है, सोवियत संघ दिया हुआ है, सोवियत संघ के देश यानी सोवियत संघ के देश को क्या कहा गया विश्व राजनीति में, विश्व की दुनिया की राजनीति में किस नाम से पुकारा गया सोवियत संघ के देश को, वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया के नाम से पुकारा गया। ठीक है, हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा यानी 30वां जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यह है कि शॉक थेरेपी क्या है। वो क्या है, शॉक थेरेपी क्या है। यहाँ देखिए, आज यह शॉक थेरेपी मैं आपको बहुत अच्छा तरह से पढ़ा चुका हूँ कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी यहाँ आप देखिए, आर्थिक व्यवस्था का एक मॉडल, एक विशेष मॉडल, सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, या फिर पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल, या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ उपयुक्त सभी, यहाँ आप थोड़ा सा सोचिए। सोवियत आपको शॉक थेरेपी के बारे में अच्छा तरह से पढ़ाया गया है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत अच्छा मजा आएगा। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है आर्थिक व्यवस्था, देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, दूसरा है सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, तीसरा है पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ देखिए उपयुक्त सभी कोई लगा देंगे टिक, फटाक से उसका हो जाएगा गलत। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। वही मैं बताया था कि वीडियो में बताया था कि शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था, ऐसा मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यूएसएसआर को अपनाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका परिणाम सही नहीं आया था। यहाँ ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन कौन सा, ए विल बी द राइट आंसर। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। शॉक थेरेपी क्या है, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। चलिए इसी तरह हो गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 1990 से, दूसरा है 1991 से, तीसरा है 1992 से, चौथा है 1944 से। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1991, तीसरा है 1992 और चौथा है 1944। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी ए विल बी द राइट आंसर, 1990 से। यानी शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई, 1990 से इसकी शुरुआत हुई। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई, 1990 से। तो दोस्तों इसी तरह से मेरा 31 क्वेश्चन कवर हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसमें नहीं कराया हूँ क्योंकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, इसको छोड़ करके टोटल कितना 30 क्वेश्चन इसमें कवर किए हम। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर किए। तो दोस्तों टीचिंग का मेथड कैसा लगा वो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते, फिर मैं बोल रहा हूँ कमेंट कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को मतलब वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं यार हैं जो भी है अपने मतलब जो भी है उनको शेयर कीजिए, और चैनल को आगे लेके जाइए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हम लोग इसमें लाइव आकर के पढ़ाएंगे। अगर टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ आप धैर्य बना के रखिए। देखिए अभी टाइम है, लेकिन अभी ऐसे पढ़ना है। अभी जो सोच रहे हैं कि अभी टाइम है 2-4 महीने टाइम है, ये वो दिस दैट, और बिहार बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड हो सब एग्जाम लेंगे। ये नहीं कि एग्जाम छोड़ दिया जाएगा, एग्जाम लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो वीडियो डाला जा रहा है पर डे आप वो वीडियो को देखिए, ज़्यादा नहीं, वीडियो देख करके आप नोट बना के एक बार रख दीजिएगा। आपको उस टाइम बहुत हेल्प होगा। उस टाइम जैसे कॉपी खोलिएगा तो आपको पता चलेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ, ये तो पूरा याद है हमको। उस टाइम मतलब आपको पूरा ज़्यादा याद करने का टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अभी से नोट बनाइए, और जो भी वीडियो डालते हैं उसको रेगुलर देखिए। ये नहीं कि अभी बहुत टाइम है छोड़ दिया अभी नहीं देखेंगे, ये वो दिस दैट। इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। और ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।